हत्यारा लॉकेट। नगर के मशहूर कपड़ा व्यापारी सेठ हरदयाल की कोठी दुल्हन की तरह सजी थी। अंदर कोठी के एक विशाल कक्ष में जिसकी एकलौती लड़की प्रभा उसकी सखियों की खेत तैयार कर रही थी। जल्दी बारात द्वार पर पहुंचने वाली है, काकी बस अपनी प्रभा आप तैयार ही समझिए। तभी एक सांवली किंतु आकर्षित नैन वाली एक युवती वहां पहुंची। हेलो प्रभा। हेलो, माफ करना मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारी प्रिय सहेली माला की भाभी नीलम। ओह, माला की भाभी। माला की भाभी, हाँ। तो माला आपके साथ क्यों नहीं आई? प्रभा, यह शिकवा तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे अपने विवाह का निमंत्रण कार्ड माला को भिजवाया और वह निमंत्रण कार्ड पाकर भी ना आ सकी हो। ओह सारी भाभी, दरअसल आज माला आज 4 सालों बाद कनाडा से में है और क्या इन 4 सालों में मैं भूल गई हूँ। जी जी, ऐसी ही कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज बैठिए। सारी प्रभा, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। दरअसल आज मेरे मायके में एक ब्याह है, मेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। अतः माला की तरफ से आपको माला की तरफ से आपसे भेंट का स्वीकार करें। यह लॉकेट माला ने भिजवाया है। यह इतना कीमती यार। हाँ माला, इस लॉकेट के साथ एक पत्र भी मुझे लिखा था। मैं उस लॉकेट को स्वयं अपने हाथों से तुझे पहनाऊँ। हाँ हाँ, आप ही पहना दीजिए। वाह, क्या गिफ्ट भी भिजवाया है माला ने, वह भी तब जब प्रभा मैरिज इनविटेशन कार्ड तक नहीं मिला। प्रभा की अधिकांश सहेलियां माला की परिचित थी और इकट्ठी पड़ी थी, लेकिन भाभी माला के ब्याह के बारे में कैसे पता चला? उसने अपने पत्र में लिखा कि तुम्हारे ब्याह की खबर तुम्हारी एक सहेली द्वारा पत्र से मिली। प्रभा, मैं तुम्हारी सुराईदार गर्दन में लॉकेट बहुत ही सुंदर लग रहा है। धन्यवाद भाभी, वाकई। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे आप चली जाएंगी? प्लीज़ खाना खाकर जाइएगा। नहीं प्रभा, अभी मुझे देर हो जाएगी। अच्छा फिर कभी, 1 मिनट रुकिए। मंजू, ज़रा जल्दी भाभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। जी दीदी। और कुछ देर बाद फिर जब वह कोठी से बाहर निकली तो बारात द्वार पर आ गई। आज मेरी यार की शादी है, दिलदार की शादी है, राकेश की शादी नहीं, वाकई बर्बादी है। और तत्पश्चात शादी की ब्याह की ये रस्में पूरी हुई। एक दूसरे को बारात दुल्हन से विदा हो गई और उसी विदाई वाले दिन रात्रि को प्रभा की ससुराल में रिसेप्शन था। बधाई हो कमला, आज तो चांद का टुकड़ा है। ही धन्यवाद गायत्री बहन। रिसेप्शन के आमंत्रित औरत प्रभा की सास को बधाई दे रही थी और उधर उसी नगर के एक अन्य मकान में नीलम बेटी, मेरे ख्याल से तुम एक बार फिर सोच लो। तांत्रिक मामा, मैंने सोच लिया है। मैं अपने मंत्र जो आपने मंत्र पढ़कर उन नींबू खोपड़ी को काटिए। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, काटता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बार फिर आगाह करता हूँ, यदि तुमने उस बड़े तांत्रिक से लॉकेट पर नींबू काट दिया तो लॉकेट उल्टा तुम्हारी ही मौत का कारण बन जाएगा। मैं यह रिस्क लेने को तैयार हूँ तांत्रिक मामा, बस तुम जल्दी से नींबू काटो। मुझे अपने किसी भी अंजाम की परवाह नहीं है। मुझे तो सिर्फ हरामजादे राकेश और उसके परिवार की बर्बादी से मतलब है। और तब तक तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए नींबू के सामने रखा और इंसानी खोपड़ी पर रखा और फिर वह नींबू कट गया। और राकेश और उसके परिवार की बर्बादी कोई नहीं बता सकता। ही
और अगले ही पल इंसानी खोपड़ी से धुआं परिवर्तित होने लगा और फिर वह धुआं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता गया और उधर प्रभा के रिसेप्शन हॉल में पूरे यौन पर था। और तभी वह धुआं वहां पहुंचा और हरदयाल की नई नवेली दुल्हन प्रभा के लॉकेट के सामने समाने लगा। और जैसे ही यह धुआं लॉकेट में पूरी तरह समा गया, प्रभा ने आंखें शोले की तरह धधकने लगी और बात बात पर ठहाके लगाता अपनी सास कमला के चेहरे पर भयानक डायन नजर आने लगा। ही और फिर प्रभा को पार्टी में हर आदमी औरत राक्षस और डायन लगने लगी। ही ओ क्या बात है प्रभा, तुम परेशान लग रही हो। तभी प्रभा चीख उठी, नहीं 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 छोड़ दो मुझे। और अगले ही पल चीख सुनकर यह बहू को क्या हो गया है, अरे यह दुल्हन चीख क्यों रही है। तभी प्रभा की तेजी से स्टेज की ओर बढ़ी। क्या हुआ बहू, तुम चीख क्यों रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम डायन हो, मुझे खा जाओगी। अरे ये क्या, ये तो कमला की बहू को कोई दौरा वोरा तो नहीं पड़ गया, लगता तो कुछ ऐसा ही है। और अरे तुम बहू, तुम तड़ाक, ये क्या प्रभा, तुमने ये मजाल मेरी माँ पर हाथ उठाया। मैं अभी इसका मदद करता हूँ। राक्षस, तू मुझे हाथ उठाता है, मैं तुझे मदद करती हूँ। और रिसेप्शन हॉल में प्रभा की माता पिता भी आए हुए थे। कहने कहने के साथ ही प्रभा ने अपने पति राकेश को किसी रबड़ की खिलौने की तरह उठा लिया। अरे यह लड़की, अरे यह मेरी बेटी को क्या हो गया। और उफ, यह बहू है डायन, उफ, यह तूने क्या किया बेटी। और यह सब देख प्रभा के पिता हरदयाल अपनी बेटी की तरफ बढ़े। बेटी तुम्हें क्या हो गया। अरे रे वाह राक्षस, मैं तुझे अभी मजा सिखाती हूँ। उफ, ये मेरी फूल सी नाजुक बेटी को क्या हो गया। लेकिन तभी प्रभा का चेहरा हिंसक हो उठा। जैसे ही हरदयाल प्रभा के सामने पहुंचा, तड़ाक, हाय, तभी पकड़ो इसे, इस पर पागलपन का दौरा पड़ा है। जब कोई लोग उस प्रभा को पड़े, ही तुम सबको निमट लूंगी। अगले ही पल सबने मिलकर प्रभा को जकड़ लिया। कोई जल्दी जाकर लेडी डॉक्टर को बुला कर लाओ। तभी प्रभा की कंठ से एक विचित्र आवाज निकली, और प्रभा ने अपने शरीर को जोरदार धक्का दिया परिणाम स्वरूप। तभी, अरे कमला बहू, शैतानी साया है, जान बचानी है तो भागो। शैतानी साया। और गायत्री बहन, यह तुम क्या कह रही हो। यह सच कह रही हूँ कमला, जान बचानी है तो पिछली गली में रहे खान सामा को बुला ला। और बुला बुला लो तोतली। और राकेश, जल्दी से जाकर खानसामा को बुला कर ला। अच्छा माँ। ही जा बुला लो खानसामा को। खाबिश मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो इसका मतलब तुम सचमुच ही शैतानी साया है। जल्दी ही खानसामा को लेकर लौटा। खानसामा वो रही प्रभा, आपके चुंगल में मेरी माँ को छुटाइए वरना उसे मार डालेगी। गुर्र, मैं तुम सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं। और खानसामा छोटी मोटी तकलीफों गली मोहल्ले की झाड़ फूक करने में मदद किया करते थे। गुर्र गर गरी, ओह यह तो वाकई किसी बुरी आत्मा का साया है। और वह चीख पड़े, तुम लोग सब पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ इसे। ही आ बूढ़े, मजा सकाऊंगी। और प्रभा सामने खानसाबा, जल्दी ही कोई मंत्र पड़ा, खिल खिल खूब खलाऊ दीवार बिगल विद्युत छू। तभी प्रभा प्रभा के एक थप्पड़ ने खानसाबा के होश ठिकाने लगा दिया। लगता है इस बुरी आत्मा का इलाज मेरे बस का नहीं है। सोते हुए चौंक उठ गया। ओह, इस पर बुरी आत्मा का लॉकेट में है। मुझे किसी तरह इस लॉकेट को उसके गले से निकालना होगा, वरना यह अब कुछ ही पलों में हिंसक हो जाएगी। यह सोच वह प्रभा की ओर बढ़ा और अगले ही पल उसने प्रभा के गले से लॉकेट खींचा और
एक खुले कमरे में उछाल दिया। ओह मेरा सिर! और फिर, खबरदार कोई इस कमरे का दरवाज़ा न खोले। और और पानी मोहल्ले के उस्ताद रसूख को बुला कर उसका कोई उपाय करेंगे। फिलहाल मैं इस शकल पर कोई ताबीज़ बांध देता हूँ। और खानसामा वहाँ से चले जाने के बाद सब लोग भयभीत हो कमरे में देखने लगे। बहू तुम ठीक हो ना? पता नहीं क्या बात है माँ, मेरा सिर चकरा रहा है। क्या खानसामा ने उस्ताद इसी शैतानी आत्मा पर काबू पा लेंगे? पता नहीं। यह सब खुशी के मौके में रंग में भंग पड़ गया, लेकिन इस बात के अनजान थे कि खानसामा द्वारा उछाले गए लॉकेट को उस कमरे में एक 8 साल का बच्चा के गले में डाल पड़ा था। और वह लॉकेट गले में पड़ने से उसके चेहरे पर एकाएक भयानक हो उठा। गुर्र! वह दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही वह दरवाजे के निकट पहुंचा, दरवाजे पर छुआ और जिसम में तेज झटका लगा और अंदर से आती थी आवाज़ को दरवाजे के सामने खड़े लोगों ने चौंक गए। ऐसा लगता है अंदर कोई लड़का चीखा। अरे यह किसकी चीख है? पता नहीं अंदर कौन है। मेरा रिंकू! यह तुम क्या कह रही हो मालती? रिंकू अंदर कैसे पहुंचा? वो नींद आ गई थी। मैंने उसे कहा कि कमरे में जाकर पलंग पर जाकर सो जाओ। खाना खाने के बाद उसे उठा लूँगी। मालती तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं अंदर बेचारी रिंकू का क्या बीत रही होगी। वो हड़बड़ाहट में मैं रिंकू के बारे में भूल गई। अब क्या होगा? सुबह अपने रोने धोने से क्या होगा? मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे के अपने बेटे को वापस लाने जा रहा हूँ। रुक जाओ जसपाल, कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजे खोलते ही हम सब पर मुसीबत टूट पड़े। कुछ भी हो, मैं अंदर मासूम बंटी को खतरे में दरवाज़ा अवश्य खोलूंगा। हाय मेरा बेटा रिंकू! वो दरवाज़ा खुलते के साथ ही जसपाल घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। उफ! यह क्या शैतान का लॉकेट रिंकू के गले में पड़ा हुआ है। ओ मेरा लाल! और अब इससे पहले कि मासूम के गले से लॉकेट उतारना हो, और अगले ही पल जैसे ही रिंकू के पास पहुंचा रिशूं, और तभी कोई चीखा, भागो! ऋषि के साथ मेहमानों में प्राप्त फरी मुझे जान बचाने के लिए भलाई है, भागो! हाय रिंकू मेरे, क्या हो गया रे? और इस अफरा तफरी में अनजान में 8 वर्षीय बच्चा प्रभा के ससुर हरदयाल लाल की तरफ बढ़ा और आंखों में इस समय खूनी चमक थी। अरे अरे, यह तो मेरी तरफ आ रहा है। और अगले ही पल उसने मासूम हर किशन को अपनी दोनों टांगों से पकड़ के उठा पिताजी, और फिर उसके चक्रकंधी की तरह घुमाया और फिर किशन की टांगें छोड़ दी। और अगले ही पल स्वामी धड़ाक और दीवार से टकराने से कृष्ण का भेजा बाहर आ गया। उसके प्राण पखेरु त्याग दिए। पिताजी सुख सुख सुख! उफ! ये क्या हो गया? स्वामी, बहू और रिंकू की मौत पर कमला की दी बड़ी। रिंकू की मौत कमला की ओर बढ़ी और कमला के नजदीक पहुंचकर रिंकू ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली और ऊपर उठाने लगा। मम्मी, मेरी मम्मी को छोड़ दे दोस्त, वरना तुझे जान ले लूंगा। और राकेश रिंकू को रोकना चाहा। छोड़ मम्मी को। डिशूं डिशूं! किधर राम? देखते देखते कमला की जीभ बाहर आ गई। ओह, यही कमला को मार डाला। भागो! सिर पर शैतानी छाया है, यह हमें मार डालेगा। और रिंकू ने कमला को निर्जीव शरीर को एक तरफ उछाल दिया। अब शैतान राकेश की ओर बढ़ा। गुर्र! रुक जा मेरे बेटे, मत खेल यह खूनी खेल। गुर्र गुर्र! और तभी खानसामा अपने उस्ताद जी को साथ वहाँ पहुँचा। अरे यह किसने खोला यह दरवाज़ा? जब कि मैंने उफ! हा! उस्ताद जी रोको, वरना वह उसकी हत्या कर देगा। और खानसामा उस्ताद एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था
उसने जल्दी ही अपनी जेब से लोबान की पुड़िया निकाली और एक मंत्र पड़ा, बुधवंशु कांचू। और अगले मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें लोबान की चुट्टी लोबान की पुड़िया को निकाली और रिंकू पर उछाल दी छुरू। और लेकिन लोबान के शरीर पर टकराते ही उसके मुंह से जोरदार चीख निकली। और आगे बढ़कर उस्ताद ने रिंकू के गले से लॉकेट उतार लिया। घबराओ मत, जो कुछ होना था वो गया चुका, अब किसी को कोई खतरा नहीं है। और उसका शरीर सूखे जिस्म की तरह कांपने लगा। वो मेरे लड़का को क्या हो गया? रिंकू लॉकेट गले से निकालते ही रिंकू सामान्य अवस्था में आ गया। माँ, मेरे बेटे, मेरे लाल। और तभी खानसामा उस्ताद गुलाम रसूल रॉकेट पर मोती के पास बंधे एक लौंग को निकाल कर बोला, यह रही वह सारी मुसीबत की जड़, अभिंतरित लौंग। और सारी मुसीबत इसकी जड़ लौंग है। हाँ, मैं अभी इस लोगों से पूछता हूँ किसने और क्यों भेजा है। आश्चर्य भला यह लौंग क्या बात करेगी। और तभी गुलाम रसूल ने अपनी औलती पालती मारकर फर्श पर बैठ गया और फिर एक चुटकी पाउडर और लोबान निकाल कर लौंग पर छिड़का। ठहर, मुझे मत मारो मौलवी, मुझे मत मारो। घोर आश्चर्य, नहीं मारूंगा। तू बता कौन है और तुझे किसने भेजा है? मैं तांत्रिक राम प्रसाद द्वारा सिद्ध किया गया प्रेत हूँ। उसने मुझे इसी ने मुझे भेजा है। क्या चाहता है वह, यह मैं बताती हूँ। तभी वहाँ एक सुरीली आवाज़ गूंजी। सब लोग उस आवाज़ की दिशा में। अरे, यह तो वही औरत है जिसने मुझे यह लॉकेट दिया था। ठीक है, अब तू बता कि तू कौन है और यहाँ खूनी खेल क्यों खोला। यह खेल खेलने खेल उसने यह खेल उसने नहीं खेला, बल्कि मैंने अपनी जिंद पूरा करने के लिए खेला है। हाँ, तूने खेला है यह खेल। क्या तू इस पूरे इंजाम से वाकिफ है? हाँ हाँ, मुझे अंजाम से डराता है। खून, सुन बूढ़े, इस हरामजादे राकेश से बदला लेने के लिए मैंने 100 बार भी नरक की आग गुजरना पड़े तो मैं खुशी खुशी से गुजर सकती हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें जो मुझे अनाथ कर दिया, इसलिए तुम्हारे कारण ही मैं अनाथ हुई हूँ। और तुम वह कमीने इंसान हो जिसके कारण हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। तो तुम दीनानाथ शास्त्री की बेटी नीलम हो? हाँ कुत्ते, मुझे पहचाना, मैं वही नीलम हूँ। बेटी, हम तुम्हारा मुंह से पूरा कुछ सुनना चाहते हैं तो सुनिए कहानी शुरू से। महात्मा गांधी लेन, जहाँ पर कोई साल भर पहले यह कुत्ता पढ़ता था, उसी कॉलेज में मेरी बहन कंचन भी पढ़ती थी। धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार का नाटक रचा और इस मासूम ने मेरी बहन के साथ नाटक में सच मान बैठी। कंचन की शादी तुम्हारे सुनहरे सपने दिखाकर इसने उसे बर्बाद कर दिया। गर्भवती हो गई, बात छुपाने वाली नहीं थी, इसलिए जल्दी माँ को निगाहों में आ गई। बोल कंचन, किसके पाप का है यह तेरी कोख में पल रहा है? राकेश का। राकेश कौन? शहर का मशहूर सेठ हरकिशन लाल का बेटा। वह मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो शर्म कर निर्लज यह कहते हुए तेरी जुबान कट जानी चाहिए। माँ, माँ, दादी को फटकार लगाई। इसके अलावा अपनी औलाद के साथ और कर भी कह सकते हैं। उसी रात माँ की बात मानकर पिताजी को बताई। वो भैया, क्या कंचन ने मुझे कहीं का मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा। देखिए, जो होना था सो हो गया, हिम्मत से काम लीजिए। कंचन कहती है कि वह राकेश अपनी आपस में प्यार करते हैं। और इस बिगड़ी बात को बनाने के लिए एक तरीका है कि राकेश कंचन से ब्याह किया जाए। ठीक है, मैं सेठ हरकिशन लाल के घर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है। और फिर दूसरे दिन माता पिता के हरकिशन लाल के बगैर पूछे पूरी बात बताई। सुनने के बाद, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से नालायक औलाद को, तू मेरे बेटे के सिर मोड़ना चाहता है। सेठ जी राकेश कंचन आपस में प्यार करते हैं, कुछ के कहने करने का कम से कम राकेश तो पूछ लीजिए। और
फिर राकेश को बुलाया गया। राकेश ने जो कहा वह उसे सुनकर माता पिता के पैरों तले जली खिंच गई। तो आप बच्चलन कंचन के पिता हैं, उसकी बदतमीजी के कैसे पूरे कॉलेज को मालूम है? नहीं नहीं, यह झूठ है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। हा 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 हा, बंद करो यह शैतानी हंसी के ठहाके। और लेकिन इस शैतानी अट्टहास न रोके और उसके पिता के हृदय धड़कन रुक गई। राम नाम सत्य है। और पत्थर के भूत बनी मेरी माँ पिता की लाश के साथ घर में पहुंची। नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे पिताजी यूं नहीं मर सकते, पिताजी। और इसी पल मेरी बहन कंचन ने जाकर भट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। दीदी, दरवाज़ा खोलिए प्लीज। और दोहरे सदमे से मेरी माँ बर्दाश्त न कर सकी, वो सीने ने दम तोड़ दिया। आह माँ, तूने अकेला छोड़कर चली गई, ये नहीं सोचा बेटी किसके सारे जिएगी। और तब मैंने कसम खाई, सेठ हरदयाल के परिवार को बर्बाद करने के लिए अवश्य पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। फिर मैं सगे मामा जो एक तांत्रिक है, मोहल्ले वाले की मदद करते हैं मेरे मामा तथा बहन के अंतिम संस्कार किया। यह तो उस कमीने राकेश की बहुत बड़ा जुल्म किया है। मेरे माँ पिताजी बहन के अंतिम संस्कार कर वापस लौटे। मामा पूछने के बाद मैंने पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर मामा क्रोधित हो उठे। मामा, उस कमीनों के जुल्म का बदला उससे अवश्य लूंगी, उससे परिवार की मौत के घाट उतारूंगी। यह तू क्या कह रही है नीलम? तू भला यह सब कैसे करेगी? जैसे भी हो मामा, मैं उस कमीनों को माता पिता बहन का बदला अवश्य लूंगी। तभी एक सुझाव आया। मामा एक पहुंचे हुए तांत्रिक है, मैंने सुना है कि जादू टोना किसी के घर बैठे ही समाप्त किया जा सकता है। बेशक कैसा क्यों होता है नीलम, लेकिन ऐसी करने में तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करते हैं। तो मामा, तुम्हें अपनी भांजी की सौगंध, तुम्हें मेरे लिए अपने तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करना होगा। लेकिन बेटी, पहले तो मामा ना नौकर की, लेकिन अंत में मेरी जिद के आगे विवश हो गए। ठीक है, जैसा तू चाहती है वैसा करूँगा, लेकिन एक बात सुन ले, तेरे इंतकाम पूरा होने से पहले यदि मुझसे किसी ने बड़े तंत्र ने तेरा तंत्र पकड़ लिया तो तू जीवित नहीं बचेगी। हाँ, कभी ने से बदला लेने के लिए मैं यह रिस्क लेने का तैयार हूँ। और फिर तांत्रिक मामा ने अपनी तैयारी में जुट गया। ये मरकट प्रेत, जाग जाग। और फिर मुझे पता लगा कि राकेश की शादी निश्चित हो गई है। तो उस कुत्ते की शादी आज से 3 दिन बाद है, किंतु ऐसी व्यवस्था करूंगी जैसे कुत्ते की मौत उसके दुल्हन के हाथों हो। और आगे का किस्सा आप लोग जानते हैं कि किस तरह मैंने हमने लोग संबंधा लॉकेट राकेश के दुल्हन के रूप में पहुंचाया। लड़की, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तू अपनी काली करतूतों का परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। मैं इस लौंग को नींबू को काटने जा रहा हूँ, और उसके बाद जो क्या होगा तू अच्छे से जानती है। हाँ जानती हूँ, मुझे अपने किसी अंजाम की कोई परवाह नहीं। और फिर जेले। और अगले ही कहने के साथ ही उस्ताद ने लौंग पर नींबू मंत्र पढ़ के काट दिया। अगले ही पल उस लौंग से धुआं उठने लगा, और देखते ही देखते धुआं एक इंसानी खोपड़ी में परिवर्तन हो गया। हा हा हा। इससे पहले वह शैतानी खोपड़ी मेरी जान ले, मुझे अपना बदला लेना है। यह सोच एकाएक नीलम राके अपने वस्त्रों में छिपा एक लंबा फल वाला चाकू निकाला और आश्चर्य चिकित खड़े राकेश की गर्दन में घोंप दिया। यह तूने क्या किया शैतान लड़की? नहीं। और तभी इंसानी खोपड़ी का मुखड़ा खुला और उसने नीलम के सिर को लेकर गर्दन तक के हिस्से को जकड़ लिया। कचाक। और फिर नीलम के प्राण लेने के बाद वह खोपड़ी नष्ट हो गई। तभी वो पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? शायद किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जरूर, लेकिन वहाँ 4 हत्याओं का मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज न करने को कुछ न मिला। समाप्त दोस्तों।